हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आप सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखो, 2025 का नहीं, ये आर्टिकल जो आज पढ़ोगे ना, ये आज से ठीक 50 साल पहले पब्लिश हुआ था, सन 1975 में, जब भारत में कोका कोला कंपनी को बैन किया जा रहा था। इस आर्टिकल को पढ़ के अपने को सीखना है कि 50-60 साल पहले किस तरह की स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी में चलती थी और कैसे वर्ड्स हम यूज करते थे। आपका ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, आप जैसा भी लिखा हो उसको पढ़ सके, मीनिंग निकाल सके। तो 50 साल पुराना लिखा हुआ अभी तो आपको आना चाहिए पढ़ना। तो इसलिए एक नई थीम के साथ आर्टिकल को आज कवर कर रहे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। सब कुछ बेसिक से होगा। वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को और ग्रामर को एक साथ लेकर के चलेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें अगर आपके काम आती है। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी एफरविसेंट क्रैक डाउन। देखिए, क्रैक डाउन ये वर्ड तो बड़ा कॉमन सा है। इसका मतलब होता है धड़ पकड़, शिकंजा कसना, किसी चीज पे नकेल कसना, क्रैक डाउन। और ये जो एफरविसेंट है ना, ये है एक वन वर्ड अंग्रेजी में। एफरविसेंट वर्ड के दो मीनिंग है। या तो कोई ऐसी चीज जो बुलबुलों वाली हो, जिसमें बबल्स निकलते हो, जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई हार्ड लिकर हो, जिसको आप खोलो, ढक्कन खोलो और उसमें से बुलबुले निकले, तो ऐसी चीज होती है एफरविसेंट। और दूसरा मीनिंग क्या है? बहुत ही जोश भरी, जील भरी, एंथुसियाज्म या उत्साह से भरी हुई कोई चीज। अब दोनों मीनिंग्स एक ही हैं। जिस चीज में बुलबुले उठेंगे वो चीज जोशीली ही होगी, उसमें कुछ एंथुसियाज्म ही होगा। अगर आप किसी कोला की बोतल को खोल रहे हो, उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब बहुत तेज है वो, उसमें बहुत सारी आपको गैस मिलेगी। तो दोनों मीनिंग एक ही वर्ड के हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कह रहा है जी भारत में धर पकड़ हो रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। और किस प्रकार का? बड़ा ही जोरों शोरों के साथ, एफरविसेंट तरीके से। या फिर यूं कह दें, ये शिकंजा कसा जा रहा है कोला बेचने वाली कंपनियों पे, जिनके ढक्कन खोलने पे कोला में से बुलबुले निकलते हैं। तो ऐसे इस जो है ना, आप हेडलाइन को रिलेट करेंगे। चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। उस तरह का क्या लिखा जाता था ना, लिखावट आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है द प्लान्स टू रेस्ट्रिक्ट कोका कोला ऑपरेशंस आर एम्ड एट प्रमोटिंग इंडिजीनियस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। कह रहे जो प्लान्स है ना, अच्छा किस चीज के? पाबंदी लगाने के, नकेल कसने के, रेस्ट्रिक्ट करने के। और किसको? कोका कोला नाम की कंपनी के कामकाज को, ऑपरेशंस को। कह रहे ये सारे प्लान्स एम्ड एट हैं। इन सारी प्लान्स का एक ही एम है, एक ही क्या बोलते हैं, एम समझते हो ना। और वो एम ये है कि हम प्रमोट करें, बढ़ावा दें भारत की लोकल यानी इंडिजिनस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को। ऐसी कंपनियां जो कुछ ठंडा, कुछ कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती हैं सारी की सारी ड्रिंक्स। तो हमारे प्लान्स इसी वजह से हमने बनाए हैं कि कोका कोला को हटा करके भारतीय कंपनियों को सॉफ्ट ड्रिंक बेचने का मौका मिले भारत में। चलिए, प्लान्स ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है आपका, आर एम्ड पिंक कलर में इसकी वर्ब है। कोका कोला ऑपरेशंस यानी कंपनी का कामकाज। सॉफ्ट ड्रिंक मैंने आपको समझा दिया, सारी की सारी ये फ्रूट वाली ड्रिंक्स, सारे की सारी शुगरी ड्रिंक्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक होती है लिकर, शराब, विस्की वगैरह है ना, वो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं। इंडिजिनियस वर्ड अभी डिटेल में आएगा, वैसे मीनिंग आपको पता है इसका। जो लोकल हो, उस एरिया से बिलोंग करता हो, वो होता है इंडिजिनस। तो इंडिजिनस कंपनियां वो जो भारत में बेस्ड है। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखाता हूं। 4-5 वर्ड्स हैं, एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली ले सको। देखिए, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉक टेस्ट लगाना। जितना जरूरी पढ़ाई करना है ना, उतना जरूरी ये भी है कि एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगा करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं टेस्टबुक.com। मॉक टेस्ट का सबसे पुराना और सबसे इनोवेटिव, सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 800 एग्जाम्स के। फिर आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, आपके टारगेट के हिसाब से आपको इसमें मॉक टेस्ट दिखा देगा। जो भी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपको हर मॉक टेस्ट का एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा, परफॉर्मेंस समरी, आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से एरियाज में आप अच्छे हैं। फिर टॉपर्स के मुकाबले, टेक्स्ट बुक पे लगभग 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो टॉपर्स के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपके मॉक टेस्ट पास में इंक्लूडेड हैं। ये सारे फीचर्स के साथ में पास को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा,
जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हूँ उस पर कूपन लगा लेना YT10 और आपका प्राइस घट के हो जाएगा मिनिमम 395 रुपीज़। अभी तो शायद इससे भी कम है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, सेल के दौरान अपने पैसे को सेव करें। कूपन लगाना ना भूलें, YT10 लिंक रखा गया है कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं। पहला ही वर्ड है अपने पास इंडिजिनस, अभी बताया मैंने, लोकल या नेटिव। कंगारूज आर इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो हैं वो लोकल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। दुनिया में कंगारू कहीं भी पाया जाए वो अलग बात है, लेकिन वो लोकल आया कहाँ से था? तो वो इंडिजिनस था ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे पैदा हुआ था। अबोरिजिनल, डेनिजन और हैबिटेंट भी बोलते हैं किसी एरिया की लोकल चीज़ को या इंसान को या प्रजाति को। ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं। अगला वर्ड है अपने पास इंडिस्पेंसिबल। देखिए अंग्रेजी में एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद करना। डिस्पेंस विद करना यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना। अब मुझे बताओ इंडिस्पेंसिबल कौन सी चीज़ है जिससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं, यानी वो इतनी ज़रूरी है कि उसको फेंकना, उसको है ना, उससे पीछा छुड़ाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। इन जो है इनडिस्पेंसिबल है आपके लिए। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और डिस्पेंस्ड विद, कोई चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके। कंप्यूटर इज़ इनडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर जो है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है, छुटकारा ना पाया जा सकने वाला मशीन है मॉडर्न लाइफ के लिए, आधुनिक जीवन के लिए। चलिए, इसको एसेंशियल भी बोलते हैं, अनअवॉइडेबल भी बोलते हैं और कार्डिनल भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास एब्यूलिएंट। बहुत एक्साइटेड और एंथुजियाज्म से भरी चीज को बोलते हैं एब्यूलिएंट। ये भी एक वन वर्ड है और ये बिल्कुल सिनोनिम है एफरविसेंट का। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वन वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब होता है उत्साह से भरी हुई कोई चीज। चलिए, द राइटर वॉज एब्यूलिएंट ओवर अ गुड रिसेप्शन ऑफ द नॉवल। राइटर जो है बहुत एब्यूलिएंट था, एक्साइटेड था, उत्साह से भरा हुआ था अपनी किताब के या नॉवल के अच्छे रिसेप्शन को लेकर के। इसको एफरविसेंट बोलते हैं। ये वर्ड आप ऑलरेडी आर्टिकल में आज देखेंगे। एक्सुबिरेंट, हाई स्पिरिटेड। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास प्रेरोगेटिव। देखिए, प्रेरोगेटिव होता है कोई ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार बोलते हैं इसके हिंदी में इसको, जो आपको मिला हुआ है। सबके लिए नहीं है वो आपके लिए है। जैसे 18 साल से बड़े लोगों के लिए अधिकार है कि उनको वोट जो है करने को मिले। 12 साल से छोटे बच्चों को अधिकार है कि वो स्कूल जाके फ्री में पढ़ सकें। तो ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं प्रेरोगेटिव, और ऐसे राइट्स को एंटाइटलमेंट भी बोला जाता है। हायर एजुकेशन इज स्टिल द प्रेरोगेटिव और एंटाइटलमेंट ऑफ द एलीट क्लास इन इंडिया। जो ऊंची शिक्षा है वो आज भी एक विशेषाधिकार है भारत के एलीट क्लास की या सबसे ऊपर की क्लास के लोगों की, रिच क्लास के पीपल की। चलिए, प्रेरोगेटिव तो आज नहीं आएगा, लेकिन एंटाइटलमेंट इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। 4 वर्ड है। वोकैब शीट को आप टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मैं डाल देता हूँ, वहाँ से है ना आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आर्टिकल की एक समरी आपको दें। देखिए, 1975 में भारत जो एक बंद देश था, यानी हम दुनिया से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे। गरीब तो हम आज भी हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हमारा जो है जीडीपी इतना कम हुआ करता था। आप 1975 के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और भारत सरकार में एक मुहिम छिड़ी थी कि बाहर की कंपनियों को बाहर कर दिया जाए। कोका कोला को, पेप्सी को, है ना, इन सबको जो है भारत में आने ही मत दो। और इससे होता क्या था, ये कंपनियां ना भारत में आती थी, ना हमारी कंपनियों को अमेरिका बुलाती थी। तो उस वक्त के माहौल में लिखा हुआ ये आर्टिकल है, जब मोरारजी देसाई की सरकार कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि क्यों ना कोका कोला को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दें। ठीक है, टेक्निकली, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये सही नहीं है। हम जिसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं वो देश हमारी कंपनी को भी बाहर का रास्ता दिखा देता है। ट्रेड कम होता है दुनिया में, गरीबी बढ़ती है। लेकिन उस समय हमारी सरकार ऐसे ही सोचा करती थी। नेशनलिस्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, साथ में इसकी टोन है रेस्ट्रिक्टिव। नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवादी टोन, और रेस्ट्रिक्टिव टोन में आप जो है पाबंदियां लगाते हो बहुत ज़्यादा। सरकार बीच बचा जो है दखल करती है हर चीज़ के अंदर। तो ऐसी टोन के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं। अब शुरू कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। आराम से इसको एक रीडिंग दो, मीनिंग निकालो, फिर अपने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। खुद से ट्राई देना है पहले, सबको वीडियो को पॉज करके पढ़ो, उसको मीनिंग निकालो। चलो मैं शुरू कर दूं। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू सीवियरली रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशंस ऑफ कोका कोला कंपनी इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है टेक कर रही है स्टेप्स को, ले रही है कदमों को,
और क्यों? बहुत सीवियर तरीके से, जोरों से, बहुत खराब तरीके से, सीवियर मतलब वेरी बैड, बड़े खराब तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने को या पाबंदी लगाने को ऑपरेशंस पे, कामकाज पे, धंधे पे कोका कोला नाम की कंपनी के भारत के अंदर। कह रहा है जी अब आगे क्या हुआ? कह रहा है द इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर मिस्टर टी ए पाए टोल्ड द लोकसभा टुडे। जो ये मिनिस्टर साहब है, इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर, आजकल तो ये मिनिस्ट्री है भी नहीं, ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अलग बन गई है और सिविल सप्लाईज तो स्टेट के पास चला गया। कह रहा है ये जो मिनिस्टर साहब थे, टी ए पाई साहब, उस वक्त उन्होंने ये बताया हमारी लोकसभा को, द लोकसभा को, टुडे यानी आज। टुडे लिखने का तरीका इस तरह का था, टू और बीच में एक डैश लगाते थे डे के। चलिए मेन सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, एक नाउन है, वर्ब है इसकी इज टेकिंग, सरकार उठा रही है कदमों को। कदम है रिस्ट्रिक्ट करने वाले, पाबंदी लगाने वाले, और पाबंदी लगाई जाएगी बहुत जोरों की, सीवियरली, सीवियरली एडवर्ब है इस रेस्ट्रिक्ट वर्ब के लिए। इंडस्ट्री मिनिस्टर, सप्लाई मिनिस्टर की वर्ब है टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। लोकसभा के पहले, राज्यसभा के पहले द का इस्तेमाल होता है। फिर सुन लो, लोकसभा के पहले, राज्यसभा के पहले द का इस्तेमाल होता है, लेकिन पार्लियामेंट के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। रीज़न बड़ा सिंपल है, पार्लियामेंट हर कंट्री में होती है, नाम उसका कुछ और हो, लेकिन लोकसभा राज्यसभा जो है ये हमारे देश के हिसाब से बनाए हुए दो नाम है, सदन है, तो इनके आगे द लगा देते हैं क्योंकि ये हमारे खास है ना। पार्लियामेंट तो हर कंट्री में होती है। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी अ पॉलिसी डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन टेकन नॉट टू इशू एनी मोर लाइसेंसेस फॉर कोका कोला फैक्ट्रीज। कह रहा है एक पॉलिसी डिसीजन जो है, एक कानून के दायरे में रह करके लिया गया जो डिसीजन है वो पहले ही लिया जा चुका था, हैड ऑलरेडी बीन टेकन। और किस चीज़ का था भाई? ये था इशू ना करने का, नॉट टू इशू और ज़्यादा लाइसेंसेस को, एनी मोर लाइसेंसेस को कोका कोला की फैक्ट्रीज के लिए। कह रहा है एंड द कंपनी हैड ऑल्सो डायरेक्टेड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू सॉफ्ट ड्रिंक्स। कह रहा है और कंपनी को भी डायरेक्ट कर दिया गया था पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस के अंदर, हैड बिन डायरेक्टेड। और क्या कि वो इंट्रोड्यूस ही ना करे या लेकर के न आए नई कोई सॉफ्ट ड्रिंक अपने बाजार के अंदर भारत में। भाई आपकी दुकान यहाँ से हम उठाने वाले हैं तो आपके लाइसेंस भी ले लेंगे आपसे सारे भारत में काम करने के, और आपको हम ये भी बता रहे हैं कोई नई ड्रिंक लॉन्च मत करना, खर्चा वर्चा मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा हमने उनको पहले बोल दिया था। डिसीजन की वर्ब है हैड बिन टेकन पैसिव वॉइस में, कंपनी की वर्ब है हैड बिन डायरेक्टेड, अगेन पैसिव वॉइस में। देखने का क्या काम है यहाँ पे? ये जो आप देख रहे हो ना, नॉट टू इशू और नॉट टू इंट्रोड्यूस, ये आप देख रहे हैं नॉट के साथ में टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, टू जो भी लिखना चाहे। याद रखना है कि जब भी इसके साथ में नॉट लगे तो टू और वर्ब के बीच में ना लगे बल्कि उनसे पहले लगे। टू इन्फिनेटिव को नॉट से स्प्लिट नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है द कंपनी या डिसीजन हैड ऑलरेडी बी टेकन टू नॉट इशू एनी मोर लाइसेंसेस एंड द कंपनी हैड बीन डायरेक्टेड टू नॉट इंट्रोड्यूस। बीच में नॉट नहीं आता, नॉट हमेशा इन्फिनेटिव के पहले यूज किया जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट आसान है, सीखा आपने। एक सेंटेंस दे रहा हूं, टूरिस्ट वर एडवाइज टू नॉट गो आउटसाइड आफ्टर डार्क। देखने में बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। टूरिस्ट को एडवाइस किया गया था कि बाहर मत जाना अंधेरा होने के बाद, टू नॉट गो आउटसाइड आफ्टर डार्क। अप्लाई करो, कमेंट्स में डालो और सही करके डालना। बढ़े आगे। चलो, पहले हुआ करता था लाइसेंस राज, हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना, कंपनियों को। तो ये उस वक्त की बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो इसको फटाफट। चलिए, कह रहा मिस्टर पाई अग्रीड विद मेंबर्स दैट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी नॉट सर्विंग एन एसेंशियल पर्पस शुड बी चेक्ड एंड इंडिजिनियस बॉटलिंग कंपनीज एनकरेज्ड टू इंट्रोड्यूस देयर ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स। कह रहा है पाई साहब ने इस चीज़ पे भी अग्री किया, हमारे मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ पे भी सहमति जो है जताई सभी मेंबर्स के साथ में, लोकसभा के दूसरे सभी एमपीज के साथ में। दैट वो ये सहमति ये थी कि जो कामकाज या ऑपरेशंस हैं इस द कंपनी, खास कंपनी के, कोका कोला के, और वो कामकाज, अब देखो इन पूरे के लिए, कामकाज के लिए एक एडिशनल फ्रेज लगाया हुआ है, जो ना सर्व करते हो, पूरा करते हो किसी खास पर्पज को, किसी खास ऑब्जेक्टिव को। यानी अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो तो उससे कोई बीमार तो सही कर नहीं रहे हो,
आप नहीं पिलाओगे तो कोई और कंपनी का पी लेगा आदमी, है ना, पानी पी लेगा। तो इन्होंने अग्री किया कि इस कंपनी का जो भी कामकाज है जिसका कोई इसेंशियल या नेसेसरी पर्पज नहीं है, कह रहा है जी उसको शुड बी चेक, चेक किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस लगा करके कंट्रोल किया जाना चाहिए। किसी चीज को चेक करना यानी उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। और कह रहा है हमारे भारत के इंडिजीनियस जो बॉटलिंग कंपनीज हैं जो कि इसी तरह का काम करती हैं कोका कोला जैसा, इनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। शुड बी इनकरेज, शुड बी यहां भी लगा हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस करें, लेकर के आए अपने खुद के सॉफ्ट ड्रिंक्स को। चलिए सेंटेंस लंबा है लेकिन छोटे छोटे पीस किए। पाई साहब की वर्ब है अग्रीड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑपरेशंस की वर्ब है शुड बी चेक्ड। ऑपरेशंस को पैसिव वॉइस में शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंट्रोल किया जाना चाहिए। बॉटलिंग कंपनीज भी सब्जेक्ट बनेगा और इनकी वर्ब बनेगी शुड बी इनकरेज्ड। बॉटलिंग कंपनी को भी इनकरेज किया जाना चाहिए, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए ऑन से पहले हमेशा पजेसिव का इस्तेमाल करें। ऑन का मतलब होता है खुद का, उनके खुद की सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उनको डेवलप करवाना है। तो ऑन यानी उनकी खुद की, तो देयर ऑन, माई ऑन, योर ऑन, अवर ऑन, हिज ऑन, जो भी आपको प्रोनाउन दिख रहा है उसके हिसाब से सही आपको जो है पजेसिव यूज करना। ठीक है, ऑन को कभी भी बिना पजेसिव के इस्तेमाल में नहीं लेना। कॉन्सेप्ट कई बार करवा चुका हूं, आज लिख करके नहीं करवा रहा हूं। कह रहे जी इफ द इंडिजीनियस कंपनीज वर प्रिपेयर्ड टू डीलिंक themselves from the Coca-Cola company, the government would extend necessary assistance to them, the minister said. कह रहा है अगर कोई इंडिजिनस कंपनियां हैं, भारत की लोकल कंपनियां, वो तैयार थी, प्रिपेयर्ड थी, और किस चीज़ के लिए? डीलिंग करने के लिए या खुद से रिश्ता तोड़ने के लिए। डी लिंक करना यानी लिंक को, रिश्ते को तोड़ देना। और डीलिंग किसको करना है? वो खुद को डीलिंग करें, और किससे? कोका कोला कंपनी से। कह रहा अगर ऐसा हो जाए ना तो गवर्नमेंट भी एक्सटेंड कर देगी, बढ़ा देगी, ऑफर कर देगी जो भी नेसेसरी या जरूरी असिस्टेंस है या हेल्प है इन सभी कंपनीज को, देम को। ऐसा भी पाई साहब ने कहा। चलिए मेन सब्जेक्ट है पाई साहब, मिनिस्टर। वर्ब है इसकी सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा था इन्होंने। सेंटेंस में लगा हुआ है फर्स्ट कंडीशनल, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। सेकंड कंडीशनल, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, मेरे पंख लग जाए तो मैं उड़ जाऊं। इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ होता है और बाद में वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगी होती है ना। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। वैसे ही इफ द कंपनीज वर प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट वुड एक्सटेंड नेसेसरी असिस्टेंस। चलो जिन बच्चों के कंडीशनल्स पढ़े हुए हैं, सेकंड कंडीशनल फटाफट यहाँ पे मैच करके देखो, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होना चाहिए। बढ़े आगे, एक्सटेंड वर्ड के कई सारे मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा देना। आपने 30 मई थी लास्ट डेट, आपने बढ़ा करके उसको 30 जून कर दिया, तो आपने डेट को एक्सटेंड कर दिया। दूसरा मीनिंग होता है एक्सटेंड का, किसी चीज को आगे बढ़ाना, ऑफर करना किसी दूसरे को। जैसे एक्सटेंड हेल्प, एक्सटेंड असिस्टेंस। सामने से प्रपोजल देके जब किसी को बोलते हो ना कि तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो आप एक्सटेंड कर रहे होते हो, आगे बढ़ा करके ऑफर कर रहे होते हो। चलिए फटाफट रीडिंग दो इसको, छोटा सा ही है, मेरे ख्याल खत्म हो जाएगा इसके बाद। कह रहा है मिस्टर पाई हाउएवर डिनाइड मिस्टर खेमचंद भाई चावड़ा's charge that a former secretary of the industry ministry had favored the Coca-Cola company in the issue of the licenses। कह रहा है लेकिन पाई साहब जो हैं, हालांकि उन्होंने डिनाई किया, मना किया, मिस्टर खेमचंद भाई चावड़ा, अब ये कोई एमपी होंगे, लोकसभा के अंदर बैठे होंगे, इनके चार्ज को मना किया या इनके आरोप को डिनाई किया। और आरोप क्या था कि एक पुराने यानी फॉर्मर सेक्रेटरी थे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के। सेक्रेटरी कौन होता है? एक आईएएस, सबसे ऊंची रैंक का। तो एक पुराने सेक्रेटरी साहब थे, आईएएस साहब, उन्होंने फेवर किया था या पक्षपात किया था कोका कोला कंपनी की तरफ। और कब? इश्यू करते हुए लाइसेंसेस। ठीक है, तो लोकसभा में बहस चल रही होगी, इन्होंने बोला होगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे किसी सेक्रेटरी ने नहीं किया। चलिए पाई साहब की वर्ब है डिनाई, डिनाई का मतलब है मना करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फॉर्मर यानी पुराना, सेक्रेटरी सब्जेक्ट है, हैड फेवर्ड, पास्ट टेंस में वो ये काम कर चुके थे, हैड V3 लगा के। कह रहा जी देयर वर नो ट्रूथ इन द एलिगेशन, ही सेड, कोई भी ट्रूथ नहीं था, कोई भी सच नहीं था इस पूरे एलिगेशन में। एलिगेशन यानी चार्ज, आरोप, ब्लेम। पाई साहब ने ऐसा बताया कि इस पूरे चार्ज में, एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं थी। सब्जेक्ट बनेगा ट्रूथ, वर्ब बनेगी वर, जो कि टेक्निकली गलत है। क्या लगना चाहिए? देयर वॉज नो ट्रूथ इन द एलिगेशन।
भाई सब्जेक्ट वर्ब बने, सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बनेगा, वर्ब बनेगी सिंगुलर उसी हिसाब से। क्लोज जब भी देर से शुरू हो तो आपको वर्ब के बाद रखे हुए नाउन को सब्जेक्ट मान लेना है और फिर वर्ब उसी हिसाब से लगानी है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी वॉज बनेगी। ही आया मिस्टर पाई के लिए वर्ब है उसकी सेट। कह रहा है मिस्टर चावड़ा हु हैड रेज द मैटर ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर डिमांडेड अ पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सब्जेक्ट। कह रहा है जो चावड़ा साहब थे जिनको पाई साहब ने मना बोला कि आप गलत बता रहे हो, कह रहा है ये वो चावड़ा साहब थे जो उठा चुके थे, रेज कर चुके थे इस पूरे मामले को क्वेश्चन आर के वक्त, शुरू में प्रश्नकाल के वक्त जो शुरू में होता है लोकसभा के सेशन की शुरुआत में। कह रहा है जी उन्होंने भी डिमांड किया या डिमांड मांग की कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो जो इन्वेस्टिगेट करे या फिर छानबीन करे इस पूरे मामले की। चलिए मिस्टर चावड़ा की वर्ब है डिमांडेड, डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना। हु आया मिस्टर चावड़ा के लिए वर्ब है इनकी हैड रेज्ड। ये पहले से ही रेज कर चुके थे, उठा चुके थे इस मामले को प्रश्नकाल में। कॉन्सेप्ट कुछ ट्रिगर हुआ यहाँ से। ये जो गलतियां आप देख रहे हो ना ये उस वक्त की नहीं हुई थी, ये मैं करके लाया हूँ, जानबूझ करके गलत लिख करके लाया हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें। ऐसी ही एक गलती आपको यहाँ भी दिख रही है, इनटू लगा हुआ है इन्वेस्टिगेट के बाद, जो टेक्निकली नहीं होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट भी सीख लो। देखो लेफ्ट साइड की जो वर्ब्स हैं वो अपने राइट साइड की वर्ब के बराबर हैं। सीक और लुक फॉर दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना या पाने की कोशिश करना, लेकिन सीक के बाद में फोर लगाने की जरूरत है ही नहीं। जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो सीधे लिख दो। लुक के बाद में फोर लगेगा तब ढूंढने वाला मीनिंग आएगा। तो ये फर्क है इन दोनों में। आपको राइट साइड वाली वर्ब को चेक कर लेना है, उसका प्रेपोजिशन उसके साथ लगा हो, लेकिन वो प्रेपोजिशन कभी लेफ्ट में चिपका करके नहीं आना है। इस वर्ब को आपको बिना प्रेपोजिशन के यूज करना है। अपोज का मतलब है खिलाफ होना, ऑब्जेक्ट का मतलब भी है खिलाफ होना, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगता है, नहीं लगता अपोज के बाद। आंसर का मतलब भी जवाब देना, रिप्लाई का मतलब भी जवाब देना, लेकिन रिप्लाई टू समथिंग एंड आंसर समथिंग। रिजेंबल मतलब किसी चीज़ के जैसा दिखाई देना, और बी सिमिलर टू होना भी यही होता है, किसी चीज़ के जैसा दिखना। दोनों मीनिंग सेम रखते हैं लेकिन सिमिलर के बाद में टू आएगा, यहाँ नहीं लगेगा। कंप्राइज का मतलब है मिलके बना होना, कंसिस्ट भी वही है। इनहैबिट का मतलब है किसी एरिया में रहना, लिव का मतलब भी वही है। रीच का मतलब है पहुंचना, अराइव का मतलब भी वही है। अवेट और वेट इंतजार करना। मैरी और अलाइन विद किसी के साथ मिल जाना, है ना, शादी कर लेना या किसी के साथ मिल जाना, अलाइन विद करना। इन्वेस्टिगेट और प्रोब इनटू या लुक इनटू भी ऐसा है। टेक्निकली समझोगे तो आप इन्वेस्टिगेट वर्ब अपने बाद में इनटू नहीं लेगी जो कि यहाँ लगा हुआ था, या तो यहाँ पे लुक इनटू लिखा जाए, प्रोब इनटू लिखा जाए, या फिर इन्वेस्टिगेट लिखा जाए बिना इनटू के। चलिए दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक मैं अभी करवाता हूं, एक आपको कमेंट्स में अटेम्प्ट करना है। वी रीच्ड एट द स्टेशन जस्ट बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। हम पहुंचे स्टेशन पे बिल्कुल पहले जब ट्रेन डिपार्ट की थी। डिपार्ट का मतलब होता है विदाई लेना, निकलना। जब जैसे ट्रेन ने विदाई ली उससे हम बिल्कुल पहले पहुंचे। पहुंचे तो ठीक है लेकिन रीच एट नहीं होता, रीच सीधे लिखना है, रीच द स्टेशन, क्योंकि रीच के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती। हाँ अगर एट लगाना ही है तो फिर रीच मत लिखो, मीनिंग वही रख लो, अराइव लिख दो। वी अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। नेक्स्ट वाला खुद से करना है। ही स्टिल हैजंट आंसर्ड टू माई ईमेल अबाउट द प्रोजेक्ट। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है मेरे ईमेल का प्रोजेक्ट को लेकर के। चलिए ये है लास्ट पैराग्राफ, दो इसको रीडिंग फटाफट। कह रहा द मिनिस्टर सेड दैट ओरिजिनली द कंपनी वॉज अलॉटेड टू इम्पोर्ट ₹8 lakh worth of Coca-Cola concentrate. Later this was increased to ₹15 lakhs on the condition that the entitlement would be reduced considerably in the next 5 years. कह रहे मिनिस्टर साहब ने, पाई साहब ने ये कहा या बताया, ही सेड, क्या बताया, कि शुरुआत में या ओरिजिनली ये जो कंपनी है पैसिव वॉइस लगा करके इसको अलॉट किया गया था कि वो इंपोर्ट कर सके 8 लाख रुपए का कोका कोला का कंसंट्रेट। कंसंट्रेट क्या होता है, पाउडर। भारत में कोका कोला बन के नहीं आती, मतलब आप सोचो यूएस से बोतल बनेगी, चलो बोतल तो यही बनती है, यूएस से लिक्विड बनेगा, फिर वो किसी बड़े से ड्रम में आएगा यहाँ भारत में, उसको बोतलों में नहीं। कंपनी का फॉर्मूला है, एक कंपनी उस फॉर्मूला के हिसाब से एक पाउडर बनाती है, वो पाउडर भारत में आ जाता है और भारत में वरुण बेवरेज जैसी कंपनियां इनको दे देते हैं, ये इसमें पानी मिक्स करके इनका जो भी प्रोसेस करके इनको
बनाना होता है। तो इन्होंने ये बताया कि शुरुआत में कंपनी को कहा गया था कि आप 8 लाख रुपए का पाउडर भारत में ला सकती हो, बेच सकती हो, कोका कोला बेच दो। और आगे जाकर के इसको इंक्रीज कर दिया गया था 15 लाख पे, कि 15 लाख का पाउडर आप साल में ला सकती हो। और ये इस कंडीशन पे किया गया था दैट वो ये कि ये जो इंटाइटलमेंट इनको मिली है, ये जो विशेषाधिकार मिला है 8 से 15 का, ये रिड्यूस कर दिया जाएगा, पैसिव वॉइस में कम कर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा कंसीडरेबली। और कब? अगले 5 सालों में। तो ऐसे इनको एक एक साल का थोड़ा थोड़ा पाउडर लाने की इजाज़त भारत में थी। मिनिस्टर की वर्ब है सेड, कंपनी की वर्ब है वॉज अलॉटेड, कंसंट्रेट आपने देख लिया, दिस की वर्ब है वॉज इंक्रीज्ड, पैसिव वॉइस यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ था। इंक्रीज्ड टू ₹15। चलिए कह रहा है वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू सब्सिट्यूट कोका कोला विद समथिंग एल्स, ही सेड। कह रहा है जी हम मेक कर रहे हैं, हम बना रहे हैं सारे एफर्ट्स, कोशिशें कर रहे हैं हम सारी कि हम सब्सिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें या की जगह पे ले आएं। और किसकी जगह पे ले आएं? कोका कोला की जगह पे ले आएं किसी और चीज़ को। सब्सिट्यूट कोका कोला विद समथिंग एल्स। तो ये स्ट्रक्चर समझ पाए आप? सब्सटीट्यूट विद समथिंग एल्स या रिप्लेस विद समथिंग एल्स, ऐसे ही बनी होती है। चलिए वी की वर्ब है आर मेकिंग, ही की वर्ब है सेड, जो है पास्ट टेंस लगा हुआ V2। मिस्टर पाई टोल्ड द मेंबर्स दैट स्टेप्स वर आल्सो बीन टेकन टू गेट द फॉरेन पार्टिसिपेशन टू द कंपनी रिड्यूस्ड। कह रहा है जी पाई साहब ने ये भी बताया, ही ऑल्सो टोल्ड, और किसको बताया? सभी मेंबर्स को बताया लोकसभा में जो MP बैठे थे, कि स्टेप्स जो हैं वो भी लिए जा रहे थे, कदम ये भी उठाए जा रहे थे कि गेट करें या इस काम को करवाएं। और किस काम को भाई? क्या करवाना है? जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है, जो बाहर के लोगों की भागीदारी है इस कंपनी में, उसको रिड्यूस करवाना है या कम करवाना है। गेट समवन समथिंग या गेट समथिंग डन बाय समवन, ये स्ट्रक्चर मैं आपको भी करवा देता हूं, मीनिंग निकाल लो पहले सेंटेंस का। उनका यही कहना था कि कोका कोला को तुम बंद कर ही रहे हैं, भारत से धीरे धीरे इनको निकाल ही देंगे, लेकिन साथ में ये कदम भी उठा रहे हैं कि कोका कोला कंपनी के अंदर भी फॉरेन पार्टिसिपेशन भारत में कम से कम हो। इस कंपनी के शेयर कोई और फॉरेन कंपनी ना खरीद ले, ऐसा कुछ हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत के लोग जो है कोका कोला का कंपनी का शेयर खरीद लें, ये यहाँ की कंपनी बन जाए। ऐसा अल्टीमेटली इन्होंने करने की कोशिश की थी। चलो अब हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर आप देख लो फटाफट। पाई साहब की वर्ब है टोल्ड, V2 लगी हुई है। स्टेप्स की वर्ब है वर्ब बीइंग टेकन, पास्ट की कंटिन्यूस टेंस में लगी हुई वर्ब है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, उससे पहले 5 सेकंड दो और मुझे कमेंट्स में एक फीडबैक देना। ये एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, इनका प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है तो ये एक्सरसाइज क्या आपको अच्छी लगती है ना? पहले मैं बीच में हर वीक ऐसा एक आर्टिकल पुराना वाला ला रहा था, 50 साल 100 साल पुराना। तो क्या इसको मैं कंटिन्यू करूं? अगर कुछ नया सीखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी मिल रहा होगा, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। चलो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये गेट वाली। देखिए गेट का मतलब है पा लेना, है ना? कर लो दुनिया मुट्ठी में, गेट समथिंग इन योर पाम। तो ये जो गेट जो है, इस पा लेने वाले मीनिंग के अलावा एक और मीनिंग भी रखती है, और ये मीनिंग रखती है खास कंडीशन में, जब किसी से कोई काम करवाना हो। और कैसे करवाना हो? समझा बुझा करके, डरा धमका करके, है ना? कुछ पैसा नहीं देना, कुछ उसको, बस किसी से कोई काम करवाना है, चाहे उसको आपने प्रेशराइज किया, समझाया। अब ये यूज़ कैसे होगी भाई? इस गेट वर्ब को यूज़ करो, V1 V2 V3 जो लगानी हो, गेट की गोट, है ना, जो भी लगाओ, V2 हो जाएगी, V3 बन जाएगी। उसके बाद जिससे काम करवाना है उसका नाम लिख दो, और फिर जो काम करवाना है वो टू इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखो। अभी नीचे सेंटेंस देखोगे, स्ट्रक्चर देख लो पहले। गेट समवन टू डू समथिंग, जैसे आई गॉट द इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स द लाइट्स, मैंने ये काम करवा लिया। और क्या करवाया? करवाया था इलेक्ट्रिशियन से, और काम था फिक्स करवाना या रिपेयर करवाना मेरी लाइट्स को। फिक्स करना मतलब रिपेयर करना। तो इस तरीके से गेट वर्ब का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने गेट की गोट लगाई हुई है V2, काम जिससे करवाया उसका नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन, और जो काम करवाया उसको 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म से लिखा हुआ है मरम्मत करवाना, फिक्स करवाना। अब ये था एक्टिव में लिखने का तरीका। पैसिव में भी लिखा जा सकता है। यही सेंटेंस ऊपर वाला पैसिव में कैसे लिखा जाएगा? पैसिव में गेट लिखें, फिर जो काम जिस चीज़ पे होना है उस चीज़ को लिखें, फिर जो काम होना है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखें, और फिर बाय लगा के लिखें समवन को जिसने वो काम किया था। आई गॉट द लाइट्स फिक्स्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन, मैंने लाइट्स को फिक्स करवाया, मरम्मत करवाया इलेक्ट्रीशियन के द्वारा। समझ पाए मेरी बात को?
गेट लगी हुई है वर्ब, पहले गेट आएगी, गॉट लगी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर जो चीज़ मैंने काम करवाना था, जिस चीज़ पे काम होना था, फिक्स किसको करवाना था, लाइट्स को, तो मैंने लाइट्स को लिख दिया पहले। फिर वर्ब लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में टू नहीं आएगा, सिर्फ वी3 लगानी है। और फिर जिससे करवाना था वो लिख दिया बाय द इलेक्ट्रिशियन। अब अपने दिमाग में जितनी हो सके वर्ब्स बनवाओ। आपने भाई बहन से होमवर्क करवाया, जो भी काम करवाते हो आप। चलिए लास्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, दे गॉट द मैनेजर टू अप्रूव द प्रपोजल, उन्होंने मैनेजर से प्रपोजल अप्रूव करवा लिया। इसी सेंटेंस को आपको गेट की पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। अगर कर दोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब अपने क्विज पे आते हैं फटाफट से, छोटी सी क्लास है आज की। पढ़ लो क्वेश्चन को। इनमें से सबसे ज़्यादा प्लॉसिबल या पॉसिबल रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पाबंदी लगाएंगे कोका कोला के कामकाज पे। क्या सोच के गवर्नमेंट को लगा कि कोका कोला को बंद कर देते हैं? देखिए अगर आप ये चारों पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कोई भी सही नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कोका कोला की ड्रिंक्स जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ थी, कोका कोला बहुत पैसा कमा रही थी, हमारी कंपनियां घाटे में जा रही थी। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ हमारी आत्मनिर्भरता पे कोका कोला ने चोट मारी थी, या फिर सरकार दूसरी फॉरेन कंपनियों को लाना चाहती थी कोका कोला की जगह। कहीं चारों में से कोई बात नहीं लिखी हुई। लेकिन डी वाली बात जो है इनडायरेक्टली के आर्टिकल में मेंशन्ड है। सरकार चाहती थी कि कोका कोला की दुकान बंद हो और हमारे लोकल बॉटलर्स अपना खुद का ब्रांड लाएं, सरकार उनको प्रमोट करेगी। और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोनॉमी या आत्मनिर्भरता। सरकार के हिसाब से कोका कोला का भारत में होना हमारी आत्मनिर्भरता का जो ख्वाब है, एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसके साथ में अलाइन विद नहीं करता था या अग्री नहीं करता था। समझ पा रहे हो ना? थोड़ा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन यही मेंस का मटेरियल तो यही है। जहां सीधे आंसर निकल गया तो क्या आंसर है मेंस का, है ना? क्वेश्चन मेंस का ही नहीं वो। तो आपको इन्फ्रेंस लगा करके डी को अपना आंसर बनाना है। हमारी आत्मनिर्भरता के चक्कर में हमने किया। सेंट्रल थीम क्या है इस पूरे आर्टिकल की? आपके हिसाब से एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को कैसे बताया जा सकता है? सेंट्रल थीम यही थी, भारतीय कंपनियों को बूस्ट मिले और फॉरेन कॉरपोरेट कंपनियों का इन्फ्लुएंस कम हो। ये एनकरेज किया जा रहा था इस आर्टिकल में हमारी सरकार के द्वारा। एनकरेजिंग इंडिजीनियस और लोकल इंडस्ट्रीज बाय रिड्यूसिंग फॉरेन कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी है बहुत पढ़ने में। 3 वोकैब के और 3-4 ग्रामर के। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? एब्यूलियंट क्या होता है? एक स्पेशल राइट जो किसी के लिए रिजर्व्ड हो उसको क्या बोलते हैं? याद है ना प्रेरो वाला वर्ड, देख लेना। इनमें 4 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको जहां मैंने ऐसा ऐसा किया है ना डार्क, वहां उसके आसपास आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आराम से देख लो, सारे आंसर्स डाल दिए। फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। आज की क्लास कैसी लगी, ये इनिशिएटिव कैसा लगा? रीस्टार्ट किया जा रहा है, अच्छा लगेगा तो इसको हर वीक इसी तरीके से एक दिन जरूर लाऊंगा। चलिए अंटिल देन अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।